नमस्कार मित्र, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैंने एक ऐसे इंसान वीरेंद्र नानावटी इंदौर का बढ़िया लिखते हैं, तो एक उसका आर्टिकल और किसी दूसरे ने लिखा आर्टिकल्स दोनों आपको आज सुनाता हूँ। जो वीरेंद्र भाई ने लिखा कि सदियों की ठंडी बुझी रात सुग बुझा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का धर धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। आज जो कॉकरोच आंदोलन, जैन जीव आंदोलन भारत में और नेपाल में भी चला, जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्ति वही, जाड़े पाले की कसक सदा सुन सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहनाने वाली। जनता, प्रश्नार्थ किया है उसने। हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? ये प्रश्न गुड़ संता इस पर क्या कहती है? मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में, लेकिन होता बुडोल बवंडर उठते हैं। जनता जब कोपाकुल को भ्रकुटी चढ़ाती है, तो राह समय के रथ का धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब दो शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार पिता गवाह अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न आ जाए, चिर से तिमिर का वृक्ष उमड़ते जाते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में देवता कई सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खाली हानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, दुसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। जो राह समय के रथ का धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर। भारतीय राजनीति का सबसे प्रभावशाली ऐतिहासिक नारा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वो रामधारी दिनकर ने लिखा था। क्योंकि मैं हर वक्त 1947 562 राजा हो, और उसमें आधा से ज़्यादा जिस गुजरात में से आज सत्ता में बैठकर देश को लूट रहे हैं, वही गुजरात के आधा से ज़्यादा राजाओं ने भारत बनाया। और आज आज़ादी के बाद लोकसभा में 543 सांसद हैं, राज्यसभा में 245 सांसद हैं, देश भर में 4000 से ज़्यादा विधायक हैं, केंद्र और राज्यों को मिलाकर सैकड़ों मंत्री हैं। इसके अलावा राजनीतिक सलाहकार, बोर्ड, आयोग, निगम, जिलाध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारी, रिश्तेदारों का पूरा नेटवर्क, म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर्स, विधान सभ्यों के साथ उसका जुड़ा हुआ स्टाफ। तो कितने सारे
और इस देश की सत्ता के आसपास लगभग 20,000 परिवार घूम रहे हैं। हर परिवार में 2 बच्चे भी मान लो तो 40 से 50,000 राजनीतिक वारिस ऐसे हैं जिनकी जिंदगी पैदा होते ही सुरक्षित हो जाती है। दूसरी तरफ भारत में आज करीब 65 करोड़ युवा हैं। इनमें करोड़ों लड़के और लड़कियां बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई और असुरक्षा के बीच जिंदगी काट रहे हैं। CMIE के आंकड़ों के अनुसार कई समय पर युवा रोजगारी बेरोजगारी दर 15% से ऊपर है, 15% से, और वो मैंने अलग से 2 करोड़ से ज़्यादा वो मंदिरों में बैठे, मस्जिदों में, मीन्स धार्मिक स्थलों में बैठे और नहीं बैठे ऐसे बेरोजगार साधु संत आप कितने सारे मंदिरों में भगवे कपड़े पहन कर बैठ गए हैं, जो बेरोजगार है, प्रजा के पास हाथ लंबा कर खाते हैं। तो मैं उसकी बात अलग करता हूँ। रेलवे भर्ती 2019 में 1,26,00,000 युवाओं ने आवेदन भी किया था। नौकरी मिली कुछ हजार को। यूपी पुलिस भर्ती में 60 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए। NEET नीट में 20 लाख से ज़्यादा छात्र परीक्षा देते हैं। SSC, बैंक, रेलवे, सेना, शिक्षक भर्ती, हर जगह करोड़ों युवा लाइन में खड़े हैं। और दूसरी तरफ देश के राजनीतिक परिवारों के बच्चों की जिंदगी देखो। ADR की रिपोर्ट के अनुसार संसद में 80% से ज़्यादा सांसद करोड़पति हैं। कई सांसदों की घोषित संपत्ति 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ तक है। लेकिन यही लोग टीवी पर आकर गरीब युवा को त्याग और संघर्ष का ज्ञान देते हैं। और सबसे बड़ा देश का मुखिया कहते हैं कि प्रदेश में जाने का बंद कीजिए, गाड़ियों में घूमना बंद कीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोल मत खपत कीजिए, घर पर काम कीजिए। और दूसरे ही दिन हवाई जहाज में निकलकर 5 देशों की मुलाकात करके मेलोडी खिलवाते हैं। इस देश को ऐसे मूर्ख बनाने वाले जब राजनेता हो और मूर्ख बनने के लिए तैयार जब उत्तर प्रदेश, उत्तर, पूर्व और पश्चिम के लोग हैं, पश्चिम के लोग ऐसे नहीं हैं, तब इस देश को कोई बचा नहीं सकता है। तुम्हारे माँ बाप खेत बेचकर कोचिंग की फीस भरते हैं। राजस्थान, बिहार, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मैंने बताया ना, उत्तर प्रदेश के लाखों, उत्तर भारत के लाखों युवा किराए के कमरों में रहकर तैयारी करते हैं। एक साधारण परिवार का एक साल का 1 लाख से 3 लाख तक कोचिंग, किराया और फॉर्म फीस में खर्च कर देते हैं। लेकिन सत्ता वाले परिवारों के बच्चे लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, सिंगापुर, बोस्टन यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका, रशिया, यूक्रेन, चाइना, फिलीपींस में जहाँ 30 लाख से 1 करोड़ तक फीस भर के जाते हैं। तुम जनरल डिब्बे में टॉयलेट के पास बैठकर परीक्षा देने जाते हो, उनके बच्चे बिजनेस क्लास में विदेश जाते हैं। तुम लाइब्रेरी में 12 घंटे बैठते हो, उनके बच्चे पैदा होते ही कंपनी में डायरेक्टर बन जाते हैं। तुम्हारी बहन बस में कॉलेज जाती हैं और रोज़ सुरक्षा की चिंता करती हैं। उनके बेटियां विदेशी कैंपसों में ग्लोबल एक्सपोजर लेती हैं। देश में लाखों सरकारी पद खाली पड़ी हैं, लेकिन भर्ती सालों तक अटकी रहती है। और जो भी उस जमाने में जो सरकारी संस्थाएं बनाई थी, गवर्नमेंट, जो सब कुछ फैक्ट्री सब कुछ बनाया था, वो भी इन लोगों ने मुफ्त के भाव में बेच दिया, जहां आपको नौकरी नहीं मिल सकती है। क्योंकि अगर इस देश का युवा नौकरी, शिक्षा और बराबरी पर सवाल पूछने लगा तो राजनीति की आधी दुकान बंद हो जाएगी। तुम्हें धर्म में उलझाया गया, तुम्हें जाति में उलझाया गया, तुम्हें सोशल मीडिया की सेना बना दिया गया। तुम धूप में बाइक रैली निकालो, वो इसी कमरों में शेयर मार्केट और बिजनेस डील करेंगे। तुम फेसबुक, ट्विटर पर गालियाँ खाओ,
उनके बच्चे करोड़ों की कंपनियां खोलेंगे, तुम नारे लगाओ, उनके बच्चे सत्ता और व्यापार दोनों पर कब्जा करेंगे। भारत के कई बड़े राजनीतिक परिवारों के बच्चे सीधी राजनीति में लॉन्च हुए। किसी को टिकट सरनेम देखकर मिला, किसी को मीडिया कवरेज विरासत में मिली, किसी को व्यापारिक नेटवर्क मिला। आम युवा को क्या मिला? फॉर्म, फीस, बेरोजगारी, पेपर लीक और देशभक्ति के भाषण। और सबसे बड़ा खेल यह हुआ कि तुम्हारे माँ बाप को भी भावनाओं में उलझा दिया गया। उन्हें लगा धर्म बच रहा है, जबकि असल में उनके बच्चों का भविष्य बिक रहा था। जब बेरोजगारी की बात करो तो पाकिस्तान सामने फेंक दो, जब पेपर लीक की बात करो तो मंदिर का मुद्दा उठा लो, जब महंगाई पूछो तो राष्ट्रवाद का नारा लगा दो। यही राजनीति का असली खेल है। युवानों, याद रखो, जिस दिन तुम नेता की जाति और धर्म से ऊपर उठकर उसकी संपत्ति, उसके बच्चों की जिंदगी और उसके परिवार के व्यापार, उनके काम पर सवाल पूछने लगोगे, उसी दिन असली राजनीति भूकंप शुरू होगा। क्योंकि सत्ता को सबसे ज़्यादा डर उस युवा से लगता है जिसे समझ में आ गया हो कि उसे सिर्फ भीड़ बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। और आज कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट में जाकर पूछता है कि सरकार के इकट्ठे किए इलेक्टर बॉन्ड के द्वारा जो पैसे कहाँ से आए, कहाँ गए, तो सुप्रीम कोर्ट आपको डांटे ही। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सरकार द्वारा चलती है, इलेक्शन कमिश्नर सरकार द्वारा चलता है, सीबीआई, ईडी सब कुछ सरकार द्वारा चलती है। उसमें अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो समझ लेना ये सब आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपकी जगह वो जेलों में होगी। सालों तक, सालों तक, सालों तक आपको कोई छुड़ाने आएगा नहीं। इसके लिए अगर जागोगे नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ आपको माफ़ नहीं करेंगी। और जब जैसा हिटलर को याद करते हैं, देश बर्बाद हो गया, आपको याद करेंगे, आपको बच्चे आपको याद करेंगे कि हमारे माँ बाप ने क्या किया। जो आज़ादी मिली थी उसको भी अब संभाल नहीं सके, इस माँ बाप को क्या कहना। जाने दो, आज का पैगाम बहुत कुछ कहता है। इसके लिए मैं सब कुछ आप पर छोड़ देता हूँ। जागना आपका काम है, कुंभकर्ण भी बनना आपका काम है, रावण भी बनना आपका काम है, पांडव भी बनना आपका काम है, कौरव भी बनना आपका काम है। ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मैंने तो आप सब पर सब कुछ छोड़ दिया। जागिए, देश बचाइए, युवा आने वाली पीढ़ियों को बचाइए। और बेरोजगारी, महंगाई से मुक्त होना हो तो जागना जरूर है। बाकी कुंभकर्ण की तरह सो जाइए। नमस्कार।